हेलो। तो अब हम आगे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वर्किंग विद द वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट जो कंसेप्ट है वो है क्या हमारा, जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वेब पेज होते हैं, जो वेबसाइट्स के पेजेस होते हैं, ये वेब सर्वर के अंदर होते हैं। ठीक है, जो हमारे इंटरनेट के थ्रू लिंक होते हैं। वेब सर्वर क्या चीज़ है? एक कंप्यूटर है। ठीक है, वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट हैज़ बीन बिल्ट एक्सक्लूसिवली टू होस्ट द वेबसाइट्स। एंड फाइनली वेब सर्वर एक इंटरनेट से कनेक्टेड हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिसीव भी करता है इन्फॉर्मेशन और सेंड भी करता है टू द ब्राउज़र बैक। ठीक है, तो हम किस में काम करते हैं? हम ब्राउज़र में, जैसे मान लो हमने गूगल ओपन किया है, तो हम ब्राउज़र को यूज़ करके अपने सिस्टम में हम ओपन करते हैं, कोई रिक्वेस्ट देते हैं, तो रिक्वेस्ट किसको जाती है? सर्वर को जाती है। सर्वर हमारी रिक्वेस्ट लेता है और फिर रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ये हमारा कंसेप्ट है वेब सर्वर का, कि वेबसाइट काम कैसे करती है। तो हमारा जो मेन डेटा होता है वो वेब सर्वर में सेव होता है, और हम क्या करते हैं, ब्राउज़र के थ्रू हम अपनी कोई भी, जैसे हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की, तो वो हम जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं URL डाल के उसका, तो वो हमारे को क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है जो भी वेब सर्वर में सेव होगी। जैसे गूगल की जो इन्फॉर्मेशन होगी, वेबसाइट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सर्वर से उठ के हमारे पास आ जाएगी। तो वेब पेजेस अगर हमने बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो वेब पेजेस एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेट के लिए बनाए जाते हैं, और वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं HTML लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आजकल हम HTML लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो HTML लैंग्वेज का मेन मुद्दा यही है कि हम वेब पेजेस उससे बना सकते हैं। और बेसिकली ये जो कोडिंग हम सीखते हैं HTML में, ये ट्रांसलेट किए जाते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो वेब ब्राउज़र का ये भी रोल होता है कि वो हमारी मतलब लैंग्वेज को समझे, जो हमने HTML लैंग्वेज लिखी होती है, और उसका रिस्पॉन्ड करे उस हिसाब से। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे वेब पेजेस होते हैं, या तो स्टैटिक या फिर डायनेमिक। स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं जो सेम रहते हैं हर बार, जितनी बार भी आप इसको व्यू करेंगे या कोई भी व्यू करेगा तो सेम रहेंगे। लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस वो होते हैं जो हर बार डिफरेंट एक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है जिसमें बताया गया है कि जैसे अगर आप, जैसे स्माइल नाम का है एक हमारा एक NGO, तो उसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा? वो सेम ही रहता है हर बार, मतलब उसकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखें या कुछ भी। लेकिन अगर आप फेसबुक की ओपन करते हैं वेबसाइट, और आप लॉगिन करते हैं अपने लॉगिन से, तो आपके जो स्क्रीन में अपीयर होगा वो डिफरेंट होगा, और मेरे स्क्रीन में, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो थोड़ा वेरिएट कर जाता है। डायनेमिक जो वेबसाइट्स होती हैं वो उसमें हमारे एक्चुअल डिटेल्स भी साथ में सेंड होती है, तो इसलिए वो डायनेमिक वेबसाइट जो है थोड़ी डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें वो सबके लिए कॉमन होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारे पास जैसे इसमें ये एग्जांपल दिया कि फ़ेसबुक में आप जब जाएंगे तो हर पर्सन का अलग आएगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसमें हमारे को बताया है कि बहुत सारे टाइप्स की इमेजेस आ सकती हैं हमारे HTML के पेज में, और बहुत सारी इसमें पेज नंबर 9 में एक्सटेंशन दिए हैं, तो आपने ये सारी एक्सटेंशन को एक बार ढंग से देखना है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट में देखें, GIF, GIF, JPEG और PNG और TIFF, ये चार जो हैं ये स्टैटिक इमेजेस के लिए हैं। मतलब कि इमेजेस क्या होती हैं? कोई भी पिक्चर्स हमने HTML लैंग्वेज में हमने अपने वेब पेज में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो हम इनमें से कोई एक फॉर्मेट उठाते हैं और वो हमारी पिक्चर फाइल होती है। फिर एनिमेटेड इमेजेस भी आप एंटर कर सकते हैं। तो गिफ जो है स्टैटिक इमेज के लिए भी यूज़ होता है और एनिमेटेड पिक्चर के लिए भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा फ्लैश, शॉकवेव, जावा एप्लेट, वो क्या होगा? कुछ भी जैसे मान लो कोई चीज़ मूव कर रही है, हल्की सी मूव होगी, तो वो एनिमेशन होगी उसके अंदर। फिर आप वेक्टर इमेजेस भी ले सकते हैं जो कि फ्लैश से बने हैं, वो बहुत अच्छे, मतलब ये भी एनिमेशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, फिर उसके अलावा आप ऑडियो फाइल्स भी इसमें अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, जिनकी की एक्सटेंशन जैसे MIDI है, WAV है, MP3 है। ठीक है, जावा एप्लेट्स हैं, ये सब हमारी क्या है? एक्सटेंशन किसकी हैं? ऑडियो फाइल्स की हैं। फिर हमारी वीडियो फाइल्स भी आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है। जैसे कि WMV है, RM है, FLV है, MPG है, MOV है, ये सब एक्सटेंशंस किसकी हैं? वीडियो फाइल्स की। तो इन सब को हम अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, और चाहे वो HTML के फॉर्म में और DHTML के फॉर्म में हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि डिपेंड करता है कि हमारा वेब पेज स्टैटिक है कि डायनेमिक है, उस हिसाब से हमारे कंटेंट जो है डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि URL, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, URL क्या होता है? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये हर वेब पेज जो होता है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ताकि वो वेब सर्वर उसे फैच कर सके और हमारे को ब्राउज़र को वापस दे सके। तो
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये बेसिकली इसका काम यही है कि आप लोकेशन देख सकें कि हाँ वो हमारा जो वेब पेज है उसकी लोकेशन कहाँ है और उसका एड्रेस एक टाइप से वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का कंसेप्ट है। तो फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है, अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो फ्रंट एंड वो चीज़ है जो आपको दिख रही है, ठीक है, और बैक एंड वो पार्ट है वेबसाइट का जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन वो वर्क ज़रूर कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट एंड को हम एग्जांपल अगर हम लें एक होटल लाइन का, तो एक होटल में आप जब जाते हैं तो आपको एक कोई ना कोई वेटर आता है और आपसे ऑर्डर लेता है, बस आपको वही चीज़ दिखाई देती है, मतलब आपको क्या दिखता है, रिसेप्शन में कोई पर्सन होगा और वेटर आपके पास आएगा, दैट्स इट। लेकिन जब वो वेटर इंफॉर्मेशन आपने जो भी डिमांड किया होगा, ऑर्डर किया होगा, वो लेके जाएगा किचन में और वहाँ पे फिर आपकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेंड होती है, जिसमें कि वो आगे अपना फर्दर प्रोसेस करते हैं, वो सब वो कुक करते हैं और फिर वेटर आपके पास वो लेके आता है। तो कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, जैसे कि कुक कौन है और शेफ़ और सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रोसीजर है जो बनाया वो सब आपको इतना ओपन नहीं होता। तो उसी तरह से हमारे पास बैकएंड होता है, जो बैकएंड हमारे को सारी तैयारी करके आपको देता है, लेकिन फ्रंट एंड वो चीज़ है जो आपको सिर्फ दिखती है, ठीक है। जैसे कि हमारे होटल में हमारी रिसेप्शन है या हमारा जो ओपन एरिया जहाँ हम बैठते हैं वो आपको दिखता है। तो अगर आपने फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होगी, तो उसके लिए अगर आप वेब डिज़ाइनर बनते हैं तो सबसे पहले आपके पास HTML लैंग्वेज है, जिसके बारे में आपको बेसिक से आप शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML के बाद HTML से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे एक बिल्डिंग का पिलर्स के थ्रू हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो HTML से बनेगा। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग को सुंदर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं आप, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं या कोई भी, जिससे आपकी बिल्डिंग सुंदर लगे, तो वो CSS वो काम करती है। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये भी हम अपने HTML फिनिश होने के बाद करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट। वो उससे भी एडवांस कंसेप्ट है, जिसमें आप वैलिडेशंस दे सकते हो। मान लो आपने कोई यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने को बोला, एक 2 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, और अगर पर्सन ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कर दिया, जैसे यूज़र नेम के बदले वो न्यूमेरिक नंबर फीड करी जा रहा है, तो वो एक वैलिडेशन होनी चाहिए कि गलत कुछ भी एंटर ना कर सके यूज़र। तो इसलिए क्या होगा कि आप उसको कुछ वैलिडेशन सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये और भी अच्छा आपकी कुछ वैलिडेशन सेट कर सकता है, और आपके कुछ काम ऐसे होंगे जो रेपिटेशन में होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट बहुत आसान के साथ आपका वो सारा काम कर देता है। तो और भी अच्छा उसको, जैसे HTML से बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा, CSS से वो थोड़ा सुंदर बनेगा, और जावास्क्रिप्ट से उसकी क्या होगी, एक सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, वो है फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप क्या है, एक फ़ोटोज़ को, जैसे कि नाम है इसका फ़ोटोशॉप, तो फ़ोटोज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब फ़ोटोज़, आपका वेब पेज कैसा दिखना चाहिए उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम फ़ोटोशॉप का भी यूज़ कर लेते हैं। और अगर आप ना भी करें तो सिंपल, अगर आपने फ़ोटोज़ को अपने वेब पेज में लाना है तो आपने मान लो ये देखना है कि आपकी पिक्चर में कोई इफ़ेक्ट लाना है, जैसे ब्लर इफ़ेक्ट होता है या बारिश का इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट आप एडिटिंग कर सकते हैं फ़ोटोज़ की, और वो ऐसा लगेगा कि सच में ऐसी फ़ोटो है, तो वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपका फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप एक फ्रंट एंड को आनी चाहिए, फ्रंट एंड डिज़ाइनर को। फिर बैक एंड में क्या होता है कि बैक एंड, जैसे मैंने बताया, एक ऐसा सर्वर साइड कंसेप्ट है जो सर्वर के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। मतलब कि सर्वर कौन है, जो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट लेगा और उसको फिर वो सब चीज़ें देगा जो ब्राउज़र ने मांगी होंगी। तो सर्वर की अगर आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है तो उसके लिए आप कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है वेबसाइट का जो कि स्टोरिंग का और डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने का काम करता है, और इसको हम कई बार सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डायनेमिक वेबसाइट है वो टोटली डिपेंड करती है बैकएंड के ऊपर, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में फ़र्क ये होता है कि डायनेमिक वेबसाइट में आपके पास बैकएंड होता है, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में कोई बैकएंड नहीं होता है, सिर्फ फ्रंट एंड का ही काम होता है, ठीक है। तो जैसे कि फेसबुक है, गूगल मैप्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ये सब डायनेमिक वेबसाइट्स की कैटेगरी में ही आती हैं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि PHP, पाइथन, .NET ये सीखी हैं, तभी आप इन कंसेप्ट्स को और डिटेल में समझ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग, ठीक है। क्लाइंट स्क्रिप्टिंग जो आपका कंसेप्ट है, इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में कि आपको ये बताया गया है कि जो क्लाइंट होता है वो है पार्ट वो जिसमें आप ब्राउज़र का यूज़ करके कुछ भी कमांड कर रहे हो। जब आप कमांड कर रहे होते हो ब्राउज़र में, तो उसमें वो जो डेटा है आप जो कंसीडर होंगे, आप एक क्लाइंट की तरह काम करेंगे। क्लाइंट मतलब जो ब्राउज़र का यूज़ करके कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो भेज रहा है सेंडर को। तो सेंडर कौन है? जो सेंडर जब को भेजेगा, सॉरी, जो रिक्वेस्ट होगी वो सेंडर जो भेजेगा वो भेजेगा सर्वर को। तो सर्वर कौन है? कि सर्वर जो आपकी रिक्वेस्ट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको सॉल्व करने को रिजॉल्व करके फिर आपको वो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने मांगी है वो आपको प्रोवाइड करेगा, ढूंढ के बताएगा। तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसके पास PHP मॉड्यूल, मतलब PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके पास बहुत सारा डेटा बेस होता है जिसमें डेटा को ढूंढ के वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है जो आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं कि हम रिज़ल्ट्स देखते हैं वेबसाइट पे, तो रिज़ल्ट जो आपने रोल नंबर डाला होगा उसी का रिज़ल्ट दिखाएगा, सारे के सारे रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। जैसे मान लो मैंने रोल नंबर कुछ भी डाला है तो वो उसी रोल नंबर का मुझे रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये सर्वर ही हमारे को डाटाबेस से उठा के देता है। तो अगर हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो HTML हो जाएगी, CSS हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट हो जाएंगी। तो ये 3 क्या हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो क्लाइंट साइड की डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। और अगर आपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सीखनी है तो उसके लिए आपको PHP, पाइथन, ये लैंग्वेजेस का रूबी, ये लैंग्वेजेस आपको सीखनी होती हैं, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का, तो पहला बेसिक है कि वर्क्स एट द फ्रंट एंड एंड स्क्रिप्ट्स आर विजिबल अमंग द यूज़र्स। तो हमारे को सारी स्क्रिप्ट जो हैं यूज़र्स को ओपन होती हैं। लेकिन अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो ये वर्क्स इन द बैक एंड, है ना, विच कुड नॉट बी विजिबल इन द क्लाइंट एंड। फिर प्रोसेसिंग है, डज नॉट नीड इंटरेक्शन विद द सर्वर और इट रिक्वायर्स सर्वर इंटरेक्शन। आपको सर्वर के साथ इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में। लैंग्वेज की बात करें तो क्लाइंट साइड में हमारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है और PHP, ASP.NET, रूबी, ये कोल्ड फ्यूजन, पाइथन, ये है हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सिक्योरिटी की बात करें तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है इनसिक्योर है, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है सिक्योर है। थैंक यू।